तो हम लोग अल्फ्रेड कोबा के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इस सीरीज में। तो चलिए देखते हैं उनका लेख क्या था। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1953 में ये बुक आई थी, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। कोबा का मानना है कि पूर्व में राजनीतिक सिद्धांत पतन की अवस्था से गुजरा। पश्चिमी सभ्यता में सर्वप्रथम यूनान में राजनीतिक चिंतन पनपा। प्लेटो व अरस्तु की रचनाओं में यह उत्कर्ष तक पहुंच गया, पर रोमन काल में दरबारी गुटों और सैनिक तानाशाहों के बीच हुए राजनीतिक संघर्ष ने सिद्धांतों का पतन कर दिया। तो पूर्व में यानी ईस्ट में तो राजनीतिक सिद्धांत हमेशा से पतन की स्थिति में ही रहा है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता में सर्वप्रथम जो राजनीतिक चिंतन है वो प्लेटो और अरस्तु की जो विचार थे उसमें पनपा। बेसिकली ग्रीक पॉलिटिकल थिंकिंग में ये अपने आप को जन्मा, और यहाँ पर ये न केवल पनपा बल्कि प्लेटो और अरस्तु तक आते आते ही अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया, चरम बिंदु पर पहुंच गया। लेकिन रोमन काल में जो दरबारी गुटों और सैनिक तानाशाहों के बीच संघर्ष हुआ उससे सिद्धांतों में पतन आया। तो अब जो पॉलिटिकल थ्योरी थी अब वो धर्म के अंदर आ गई, और अब धार्मिक चीजें ही पॉलिटिकल थ्योरी को या राजनीति को नियंत्रित करने लगी थी। रोमन काल की वही पतनशील प्रवृत्तियां नए रूपों में आज सिद्धांतों के समक्ष हैं, यानी कि 1945 के बाद की स्थिति के बारे में ये बोल रहा है। वर्तमान युग में राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए कोबा दो प्रकार के कारकों को उत्तरदायी मानता है। तो पहला है पश्चिम की राजनीतिक स्थिति, ये बाह्य कारण है। इसमें नौकरशाही आती है। फिर इसमें राजनीतिक दल आते हैं इनके कारण राजनीतिक सिद्धांत पतन की ओर चले। और लोकतंत्र का सैद्धांतिक संकट, तो लोकतंत्र का सैद्धांतिक संकट भी महत्वपूर्ण रहा कि अब जो जैसे हिटलर जैसे लोग थे उनके कारण लोकतंत्र संकट में आ गया। तो यहाँ से जो सिद्धांत है वो पनप नहीं पाए और एक गैप बन गया। विषय की आंतरिक दुर्बलताएं, आंतरिक कारण भी कुछ थे, व्यवहारिक राजनीति से अलगाव। तो इन्होंने अपना जो अलगाव है वो व्यवहारिक राजनीति से स्पष्ट कर दिया, यानी कि ये कुर्सी में बैठे-बैठे अपनी जो सिद्धांत है उनको रच रहे थे, उनको कल्पनाओं में ही जी रहे थे। इनका व्यवहारिक जीवन में कि हम जाके ग्राउंड पे कुछ करें या लोगों के विचार जानें, इससे इनका कोई सरोकार नहीं था। फिर इतिहास का प्रभाव था, तो ये हिस्ट्री से लेके अपने उदाहरण आते थे और हिस्ट्री की ही व्याख्या करते थे। हमने देखा था कि सेबाइन जैसे थिंकर पर हिस्टोरिसिज्म फैलाने का यानी इतिहासवाद फैलाने का इल्जाम लगता है। क्यों? क्योंकि ये केवल हिस्ट्री में, फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री में मैकियावेली की बात करेंगे तो मैकियावेली के बारे में बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसके गुण अवगुण और सॉल्यूशन बताएंगे, क्या उसने क्या अच्छा बोला, क्या गलत बोला। लेकिन वो कोई नई थ्योरी बना नहीं रहे थे, केवल इतिहास पर ही अपने आप को केंद्रित कर रहे थे, और विज्ञान का प्रभाव तो था ही। फिर राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के बाह्य कारण में देख लेते हैं। तो कोबा ने पश्चिम की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के तहत उदार लोकतांत्रिक व साम्यवादी दोनों अवस्थाओं का विश्लेषण किया है। उदार लोकतांत्रिक देशों में कल्याणकारी व अन्य गतिविधियों के प्रसार के कारण नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी अत्यंत प्रभावी हो गई है। वहीं साम्यवादी देशों में राजनीतिक दल, तो जो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल ईयू और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, वहां पर नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी ने चीजों को अपने हाथ में ले लिया है। जो साम्यवादी देश हैं वहां पर राजनीतिक दलों का कब्जा हो चुका है। नौकरशाही व राजनीतिक दलों की शक्ति वृद्धि के कारण राज्य की दमनकारी जो शक्तियां हैं वो काफी बढ़ गई। तो अब राज रिप्रेसिव हो चुका है। अब राजनीतिक गतिविधि के केंद्र में जनता नहीं है, अब जनता नहीं बल्कि अब ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी आ गई है जो राजनीति करती है, राजनीति समझती है और समझाती भी है। फिर कोमा का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांतों के अस्तित्व में बने रहने के लिए सक्रिय राजनीतिक जीवन व जनभागीदारी आवश्यक होती है। यही बात प्लेटो करता है, यही बातें हना अरेंड करती है कि अगर आप जब तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, जनभागीदारी नहीं करेंगे, तो आप पॉलिटिक्स से दूर हट जाएंगे। तो पॉलिटिक्स क्या है? एक पब्लिक एक्टिविटी है, ये दैनिक जीवन की एक्टिविटी है। जब हम मैदान में आते हैं, जब हम अपने आप को पॉलिटिकल स्फीयर में झोंक देते हैं, तभी हम चीजों को सही कर सकते हैं। नौकरशाही और राजनीतिक दलों ने जन भागीदारी को संकुचित कर दिया। कोमा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में, पीटर द्वारा शासित रूस में तथा सीजर के रोमन साम्राज्य में राजनीतिक सिद्धांत के पनपने की उम्मीद नहीं की जा सकती। नौकरशाही और राजनीतिक दलों के अतिरिक्त कोबा सिद्धांत पतन के लिए लोकतंत्र के सैद्धांतिक संकट की चर्चा करते हैं। लोकतंत्र का 18वीं सदी में जन्म हुआ, 19वीं सदी में उस पर नए सिरे से विचार नहीं हुआ, 20वीं सदी में भी उसे नाजीवाद व साम्यवाद से चुनौतियां दी गईं। इस प्रकार लोकतंत्र के सिद्धांतों का समयानुरूप विकास नहीं हो पाया है।
कोमा लोकतंत्र के संकट को राजनीतिक सिद्धांतों का संकट मानते हैं। राजनीति लोकतंत्र के संकट को राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि लोकतंत्र में ही नई-नई चीजें गढ़ी जाती हैं, नए-नए सिद्धांत आते हैं, नई-नई थ्योरियाँ आती हैं, वाद-विवाद, प्रतिवाद होता है। बंद व्यवस्थाओं में या नौकरशाही में जब पूरा चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है, जहाँ पर लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, वहाँ पर नए सिद्धांत पनप नहीं सकते हैं। तो चाइना में नए सिद्धांत नहीं पनपते, रूस में नहीं पनपते, पनपते कहाँ है? अमेरिका में, यूरोप में, भारत जैसे देशों में नए सिद्धांत पनपते हैं, क्योंकि यहाँ का फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप चीज़ों को चीज़ों की आलोचना कर सकते हैं, चीज़ों को अपने तरीके से बता सकते हैं। तो ऐसे देशों, ऐसे देशों में ही राजनीतिक सिद्धांत पनपते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के आंतरिक कारक, तो कोमा के अनुसार सिद्धांत पतन के लिए उपयुक्त वर्णित बाह्य राजनीतिक सामाजिक प्रवृत्तियों की बजाय विषय की आंतरिक कमजोरियां ज्यादा उत्तरदायी थी। तो विषय की जो आंतरिक प्रवृत्तियां थी वो भी बहुत ज्यादा उत्तरदायी थी, या उससे जो बाह्य कारक थे उससे ज्यादा उत्तरदायी थी। इसके तहत वे 3 निम्नलिखित प्रवृत्तियों को जिम्मेदार मानते हैं। पहला, व्यवहारिक राजनीति से अलगाव। तो राजनीति का मूल उद्देश्य तत्कालिक समस्याओं को समझना, उसके समाधान के उपाय सुझाना। राजनीति का मूल उद्देश्य क्या होता है? कि आप तत्कालिक समस्याओं को समझें और सॉल्यूशन दें, जैसा कि प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने किया था। पर वर्तमान में राजनीति सिद्धांत एक अकादमिक विषय बनकर रह गया है। आप बंद एसी कमरों में एकेडमिक सिद्धांत गढ़ रहे हैं, समाज से उसका कोई सरोकार है नहीं, तथा अकादमिक तटस्थता और निष्पक्षता के नाम पर वह व्यवहारिक समस्याओं से अलग हो गए। अब व्यवहार में समाज में क्या समस्याएं हैं उससे हमारा सरोकार नहीं, बस हम अपनी थ्योरी दिए जा रहे हैं, उससे कुछ भला होने वाला नहीं किसी का। तो यह पतन का मूल कारण था। फिर इतिहास का प्रभाव या इतिहासवादिता, तो कोवा इसके लिए हेगल व कार्ल मार्क्स को दोषी ठहराते हैं। इन विचारकों का मानना है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्धारण इतिहास करता है। तो हेगल और मार्क्स का मानना था कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका जो निर्धारण है वो इतिहास करता है। इतिहास आईना होता है जिससे हम क्या सही है, क्या गलत है उसको समझ सकते हैं। मानवीय आचरण के नियम व मानदंडों का निर्धारण राजनीतिक सिद्धांत नहीं बल्कि ऐतिहासिक प्रक्रिया करती है। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि सिद्धांत व विचारों का स्वयं अस्तित्व नहीं है, वे ऐतिहासिक परिस्थितियों पर आश्रित व अवलंबित होते हैं। तो जो हेगल हैं और कार्ल मार्क्स हैं वो क्या मानते हैं कि जो एक व्यक्ति है उसकी जो परिस्थितियां हैं वो ही उसके अस्तित्व को डिसाइड करती हैं। तो जो ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं वही सिद्धांत और विचारों को प्रतिपादित करने में मदद करती हैं। सिद्धांत और विचारों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो गोमा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास स्वतः अशिष्ट मैकियावेलीवाद यानी क्रूड मैकियावेलिज्म को जन्म दे सकता है। राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास स्वतः अशिष्ट मैकियावेलीवाद को जन्म दे सकता है, क्रूड मैकियावेलिज्म को जन्म दे सकता है। तो मैकियावेली क्या कर रहा था? मैकियावेली उन राजाओं के उदाहरण लाकर पेश कर रहा था जिनके अंदर शेर जैसी बहादुरी थी और लोमी जैसा बुद्धिबल था। तो ऐसे ऐसे उदाहरण ही इतिहास से ला रहा था। वो ऐसे उदाहरण को अनदेखा कर रहा था जहां पर राजा के पास शेर और लोमड़ी के गुण होते हुए भी ऐसे राजा हार गए। तो इससे क्या होता है कि आप उन्हीं तथ्यों को चुन रहे हैं, उन्हीं तथ्यों की आप चुन रहे हैं जिनसे आपको सहूलियत हो, तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार तथ्यों को चुनाव कर रहे हैं। तो ये गलत है। विज्ञान का प्रभाव, तो व्यवहारवादी विचारक राजनीति का विज्ञान खोजने का प्रयास कर रहे थे। वे विज्ञान की तरह कार्य कारण संबंधों में राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या कर रहे हैं। वे या तो बता देते हैं कि कोई राजनीतिक घटना कैसे और क्यों घटित होती है, पर यह नहीं बताते कि यह घटना अच्छी थी या बुरी थी। तो हमने वही देखा कि 1857 की क्रांति की पूरी विवेचना कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ इसका। लेकिन ये मूल्य अपना नहीं घुसाते हैं कि अच्छी थी, बुरी थी, या भविष्य में ऐसी चीजें ना हो इसके लिए कौन-कौन से उपाय दिए जाएँ, ये सब ये नहीं बताते हैं। ये घटना मूल्यांकन नहीं करते हैं, क्या होना चाहिए के बारे में बात नहीं करते हैं कि जो क्रांतियाँ हुई 1917 की क्रांति हुई, रशियन क्रांति हुई, तो अब उसमें अब आगे क्या होना चाहिए कि ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ पैदा करनी चाहिए कि ऐसी क्रांति को रोका जा सके, वो चीज़ नहीं बताते हैं। यही बौद्धिक तटस्थता सिद्धांत पतन का एक कारण है। प्रसिद्ध वाक्य देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी इन डॉग हाउस, ये कौन बोलता है? रीमर बोलता है। पॉलिटिकल थ्योरी डॉग हाउस में है। डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी रॉबर्ट डहेल बोलता है। डिमाइज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पीटर लास्लेट बोलता है। पीटर लास्लेट व रॉबर्ट डहेल राजनीति सिद्धांत मृत हो चुके हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर सिमोर लिप्सेट, उनकी पुस्तक है पॉलिटिकल मैन। पॉलिटिकल मैन 1960 में आती है। यूएसए ने उत्तम समाज के सभी मूल्य प्राप्त कर लिए हैं, अतः नए मूल्यों और सिद्धांतों की तलाश बेकार है। तो अब ये तो कह देते हैं कि यूएसए एक ऐसा देश है जिसने सभी जो कोई एक उत्तम समाज होता है, जो श्रेष्ठ समाज होता है, उसके सभी मूल्य प्राप्त कर लिए हैं।
तो अब आगे नए सिद्धांत, नए मूल्य गढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अब सर्वसर्वा हो गया। दांते जर्मिनो के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी पुस्तक है बियॉन्ड आइडियोलॉजी कोलन द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1967 में बुक आती है। राजनीतिक शास्त्र सचमुच का आलोचना शास्त्र है। राजनीतिक शास्त्र सचमुच में आलोचना शास्त्र है। सच्चा राजनीतिक दार्शनिक वह है जो सुकरात की तरह सत्ताधारी के प्रति तथ्य बोलने की चेष्टा करता है। तो सच्चा राजनीतिक दार्शनिक कौन है? वो नहीं जो जैसी सत्ता हुई, जिस हिसाब से सत्ता बदली तो आप उसी के गुणगान करने लगे। नहीं, आप सुकरात की तरह होने चाहिए कि सत्ता के खिलाफ आपके पास बोलने की क्षमता होनी चाहिए। जर्मिनो राजनीतिक सिद्धांत ना तो न्यूनतावादी है, ना व्यवहारवादी, ना ही कट्टरवादी विचारधारा। जर्मनियों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी 1850 के बाद से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 तक के समय को राजनीति सिद्धांत के लिए बेरिंग काल बेरंग काल कहा है, ब्लीक पीरियड कहा है। यानी एक ऐसा पीरियड था जहां पर जो लाइट थी वो खत्म हो चुकी थी। एक सुस्ता आ गई थी लोगों के मस्तिष्क में और लोग केवल जो पुरानी चीजें थी उन्हीं की व्याख्या वाद प्रतिवाद करते थे, बाकी नई चीजें गढ़ने का काम नहीं करते थे। तो ये बेरंग काल था, यहाँ पर कोई रस नहीं रह गया था, कोई रंग नहीं रह गया था, कोई नए नए विचार नहीं पनप रहे थे। पतन का कारण वैचारिक अपचयनवाद या वैचारिक हासवाद था, तो आइडियोलॉजिकल डक्सनिज्म था। लोग कुछ सोच ही नहीं रहे थे, बस उसी जो पुराने सिद्धांत थे या जो पुरानी थ्योरिया थी, मैं क्या प्लेटो के बारे में कुछ बोल रहे हैं, सही था नहीं था गलत था, नया सिद्धांत नहीं दे रहे हैं, ये समस्या थी। टर्मिनो ने वैचारिक अपचयनवाद या हासवाद आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म को राजनीतिक सिद्धांत पतन के लिए जिम्मेदार माना। इसका तात्पर्य है कि विचारधाराएं विचारों को एक निश्चित समूह तैयार कर देती हैं। विचारधाराएं विचारों की एक निश्चित समूह तैयार कर देती हैं, इनका उल्लंघन कर नए विचार व सिद्धांतों का निर्माण करना कठिन हो जाता है। जैसे मार्क्सवाद, तो मार्क्सवाद ने क्या किया, या विचारधाराएं, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्क्सवाद को एक विचारधारा मान लिया जाए तो वो क्या करती है, विचारों का एक निश्चित समूह तैयार करती है। वो केवल सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करती है, सोशल या इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करती है। वो हर चीज के पीछे इकोनॉमिक्स को ला देता है मार्क्स, तो वो विचारों का एक निश्चित समूह तैयार कर देता है। इससे क्या होता है कि अब आप उसका उल्लंघन भी नहीं कर सकते हैं। अब मार्क्स को आप डिनाई भी नहीं कर सकते हैं या उसके नए जो सिद्धांत है उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं। तो यही बात है। इससे क्या होता है कि एक शिथिलता आ जाती है, एक हास्य या अपचयनवाद स्टार्ट हो जाता है। दान जर्मिनो राजनीतिक सिद्धांत को अन्वेषण की परंपरा के रूप में देखते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन ऑफ इंक्वायरी है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है ये ट्रेडिशन ऑफ इंक्वायरी है, जो प्लेटो से लेकर हेगल तक चली आ रही थी। पर बाद में सिद्धांतों पर सबसे बड़ा आक्रमण विचारधाराओं की तरफ से हुआ। जर्मिनो मुख्य तौर पर दो विचारधाराओं यानी प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म की जो चीज सत्य है केवल वही, जो चीज हम देख सकते हैं केवल वही सत्य है, और मार्क्सवाद को उत्तरदायी मानते हैं। मार्क्सवाद ने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि कोई भी कारण हो उसके पीछे केवल एक ही मुद्दा है, वो है इकोनॉमी का। इस प्रकार विचारधारात्मक अवसानवाद यानी आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का मूल कारण है। विचारधारात्मक चिंतन राजनीतिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होता है। विचारधारा राजनीतिक सिद्धांतों के खिलाफ विद्रोह है। राजनीतिक सिद्धांत में तार्किक बहस होती है जिसके लिए खुलापन आवश्यक होता है। वही बात है कि आप खुले समाज में ही सब चीजें कर सकते हैं, पर विचारधारा विश्वास पर आधारित होती है जो बंद समाज का निर्माण करती है। तो विचारधारा जैसे मार्क्सिज्म हो गया, ये क्या करते हैं, ये एक बंद समाज का निर्माण करते हैं। तो चाइना और रशिया में जाके आप अपने विचार या थ्योरी नहीं गढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं कल आप बचे न बने, उसका कोई निश्चितता नहीं है ना, यही बात है। टर्मिनो ने विचारधारात्मक अवसान के तहत तीन विचारकों को दोषी ठहराया। पहला देसुदा ट्रेसी, अगस्त कॉम्टे और कार्ल मार्क्स। तो कैसे हैं ये, इनको देखते हैं। तो एंटोनियो देसुदा ट्रेसी, ये बेसिकली जो आइडिया है उसको जो आइडियोलॉजी है उसको साइंस ऑफ आइडिया बोलते हैं, आइडियोलॉजी को साइंस ऑफ आइडिया बोलते हैं, और मानते हैं कि हम विचारों की एक साइंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भौतिकी के नियम होते हैं, वैसे हम विचारों के नियम निर्धारित कर सकते हैं, जो कि आगे चल के हम देखेंगे कि इसका उपयोग करके जो थिंकर या जो हिटलर या मुसोलिनी जैसे लोग थे, ये मार्क्सवाद जैसे लोग थे, ये स्टालिन जैसे लोग थे, ये एक अलग ही दिशा में चीज़ों को ले जाने का प्रयास करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में सहभागिता निभाने वाले इस फ्रेंच विचारक ने ही सबसे पहले अपनी पुस्तक एलिमेंट डी आइडियोलॉजी 1801 में विचारधारा आइडियोलॉजी शब्द गढ़ा। ट्रेसी ने विचारधारा को विचारों का विज्ञान साइंस ऑफ आइडिया कहा। इस प्रकार विचारधारा एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित व निर्देशित किया जा सकता है। यह तो फिर बंद समाज का लक्षण हुआ। अगर हम विचारधारा को एक ऐसी
ऐसा विज्ञान मान लें जिसके माध्यम से हम मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं, तो इससे एक बंद समाज का निर्माण होगा। तो मार्क्सिज्म क्या करता है? वो आपको पॉलिटिकल आज़ादी नहीं देता है, आपको सामाजिक आज़ादी देगा, आर्थिक आज़ादी देगा, लेकिन आपकी जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, उनको नियंत्रित कर लेगा। आपकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, चुनाव में कौन भाग लेगा, ये सब चीज़ें धर्म रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब कौन निर्धारित करने लगता है? एक विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा। चीन में भी यही हुआ, रूस में भी यही हुआ। तो ये बंद समाज हो गया। फिर तो अब यहाँ पर नए सिद्धांत तो पनपेंगे ही नहीं। फिर अगस्ट कॉम्टे, ये फ्रांस के थे, तो प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म के प्रणेता अगस्त कॉम्टे ने वैज्ञानिक व आनुभविक पद्धति पर बल दिया। उनके अनुसार इंद्रियानुभव से परे कोई यथार्थ नहीं है। तो जिस चीज़ का हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम अपने इंद्रिय से उसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं, वो यथार्थ नहीं है। अतः तत्वशास्त्री, नैतिक या दार्शनिक ज्ञान महज अनुमान है, आप केवल अनुमान लगा रहे हैं, यथार्थ नहीं। कॉम्टे ने तथ्यात्मकता को बढ़ावा दिया, जिस कारण सिद्धांत निर्माण के लिए उपयोगी दार्शनिक, नैतिक या मूल्यात्मक ज्ञान की अवहेलना हो गई। चर्मिनों के अनुसार कॉम्टे ने विज्ञानवाद को एक विचारधारा का रूप दे दिया, जिसके सहारे समाज को नियंत्रित कर वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। जर्मिनो इसे अगस्ट कॉम्टे का वैज्ञानिक मसीहावाद, साइंटिफिक मसीहिज्म ऑफ अगस्ट कॉम्टे कहते हैं। तो मसीहावाद में क्या होता है? आप धर्म के प्रति इतनी ज़्यादा, अगर कोई व्यक्ति मसीहा बन जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मोदी जी मसीहा बन गए, तो अब एक मोदी जी के प्रति लोगों की एक अंध विश्वास हो जाएगा, अंधश्रद्धा हो जाएगी, जिसको क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसा साइंस है, तो साइंस ऐसा नहीं है कि साइंस का क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। गति के नियम आए थे, और जब न्यूटन ने कहा था कि चीजें नीचे से ऊपर आती हैं, ऊपर से चीजें नीचे जाती हैं, या जो चीजें ऊपर जाती हैं वो नीचे ही आती हैं, लेकिन बाद में ऐसी खोज हुई कि एक अगर स्पेसिफिक स्पीड से चीजों को ऊपर भेजा जाए 11.2 की स्पीड से, तो चीजें है ना, जो इसके वेलोसिटी है, तो चीजें इस जो गुरुत्वाकर्षण है या पृथ्वी है उसको पार कर जाएंगी। तो साइंस भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस तब तक वैलिड है जब तक कि दूसरी नई चीजें नहीं आ जाती हैं। इसी प्रकार जो विचार है या कोई भी चीज है वो वैलिड नहीं है। कोई भी व्यक्ति या विचार या संस्था अपने आप में उसका वैलिडिटी तभी तक है जब तक कोई नया विचार नहीं आ जाता है। लेकिन जब हम मसीहावाद को स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां से क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति, संस्था या विचार के प्रति एक अंधश्रद्धा रखने लगते हैं। तो अगर हम मार्क्सिज्म या मार्क्स के प्रति अंधश्रद्धा रखेंगे, तो फिर आप एक क्लोज सोसाइटी में चले जाएंगे। आप एक अपना एक घेरा बना लेंगे और उससे ज्यादा आप सोच नहीं पाएंगे। जब आप सोच नहीं पाएंगे तो सिद्धांत निर्माण कहाँ से करेंगे या नई चीजें कैसे लाएंगे? 1920 के दशक में काम्टे के प्रत्यक्षवाद का दूसरा रूप तार्किक प्रत्यक्षवाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म पनपा। बिना सर्किल के विद्वानों मोरिज सिल्क, रुडोल्फ कार्नेफ, ऑटो वान न्यूराथ, विक्टर क्राफ्ट आदि ने इसका विकास किया। तार्किक प्रत्यक्षवाद ने तत्व मीमांसा ने मेटाफिजिक्स को ज्ञान मानने से इनकार कर दिया। तो तत्व मीमांसा में क्या होता है, मेटाफिजिक्स में क्या होता है? ऐसी चीजें जो इस लोक से परे हैं। तो ऐसा नॉलेज जो इस लोक से परे है, उसको इसने इनकार कर दिया, इसका नकार दिया लॉजिकल पॉजिटिव ने। सत्यापनीयता यानी वेरिफिकेबिलिटी का इसने सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही कथन सत्य हैं जिनका अनुभव के आधार पर सत्यापन हो सके। चूंकि मूल्यात्मक सिद्धांतों का अनुभाविक सत्यापन नहीं हो सकता, अतः वो यथार्थ नहीं है। तो प्रत्यक्षवाद व तार्किक प्रत्यक्षवाद ने व्यवहारवाद पनपा, जो तथ्यात्मक और वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है तथा आलोचनात्मक मानदंड की उपेक्षा करता है। टर्मिनो इस कारण व्यवहारवाद को भी जिम्मेदार माना सिद्धांत के पतन के लिए। टर्मिनो अनुभाविक शोध को गलत नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि अरस्तु ने भी 158 संविधानों का आगमनात्मक पद्धति से अनुभाविक अध्ययन किया था, पर उसने आलोचनात्मक मानदंड का परित्याग नहीं किया। तो अब उसने जो क्रिटिकल अप्रोच थी उसको छोड़ा नहीं। वो बताता है कि ऐसे ऐसे संविधान थे, इनमें क्या कमी है, और एक नया सिद्धांत या एक नई व्यवस्था कैसी हो सकती है पॉलिटी के रूप में, जो सबको एक व्यवस्थित करे या एक सबका गोल्डन मीन की तरह उभरे। फिर कार्ल मार्क्स। तो जर्मिनो का मानना है कि मार्क्स ने अमूल परिवर्तनवादी विचारधारा चिंतन के माध्यम से विचारधारात्मक अवसानवाद को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उसका वैज्ञानिक समाजवाद, धर्म, दर्शन, तत्वशास्त्र आदि को वास्तविक नहीं बल्कि भ्रम मानता है। जर्मिनो के अनुसार मार्क्सवाद एक विचारधारा है, ना कि राजनीतिक सिद्धांत है। ये एक विचारधारा है जिसका काम क्या है, सर्वहारा का अधिनायकवाद लाना या कम्युनिज्म लाना। तो वो उस चीजों को गढ़ रहा है।
ये कोई क्रांति नहीं है या कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं। फिर जर्मनों के अनुसार फ्रांस की क्रांति 1800 जो 1789 में हुई थी से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक विचारधाराएं प्रबल रहीं तथा सिद्धांतों का पतन हुआ। पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विचारधारात्मक प्रभुत्व में कमी आई और लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट, बर्ट्रैंड डी जुवेनल, एरिक वोएगलिन आदि राजनीतिक दार्शनिकों की रचनाओं ने राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान किया है। सिद्धांतों का पुनरुत्थान, रिवाइवल ऑफ थ्योरीज, तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो थिंकर हैं सिद्धांतों के रिवाइवल में हम दान जर्मनों को देख सकते हैं, लियो स्ट्रॉस को देख सकते हैं, इजाया बर्लिन और जिया ब्लांडेल को देख सकते हैं। उत्थान के समर्थक इजाया बर्लिन, लियो स्ट्रॉस, जिया ब्लांडेल आदि का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो मर रहा है ना ही मृत पाए है, यह पूर्णतया अस्तित्व में। राजनीतिक सिद्धांत मर नहीं सकता, हमारे आइडिया, हमारे विचार, हमारे सिद्धांत कभी मर नहीं सकते। व्यक्ति मर सकता है, समाज मर सकता है, लेकिन हमारे विचार नहीं, कभी नहीं मर सकते। दांती जर्मनों के बारे में पढ़ते हैं तो हालांकि प्रत्यक्षवाद या राजनीतिक विचारधाराओं के कारण राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया था, पर समकालीन युग में लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड, एरिक वोएगलिन, बर्ट्रैंड डी जुवेनल आदि ने राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रॉबर्ट डाहल इन चारों को परा अनुभववादी कहता है। लियो स्ट्रॉस व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, इनकी पुस्तक है 1957 में आती है। राजनीतिक सिद्धांतों का हास्य यानी व्यवहारवाद अनुभववाद के विजय, गटर की विजय है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों का हास हुआ, यानी कि व्यवहारवाद या अनुभववाद की जो विजय है ये गटर की विजय है। इजाया बर्लिन, डच पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्जिस्ट, राजनीतिक सिद्धांत आज भी जीवित है और सदैव रहेगा, अपने ये रचना में ऐसा बोलते हैं। निष्कर्ष, उत्थान पतन का यह विवाद 1950 से 70 तक रहा। 1969 में उत्तर व्यवहारवाद यानी पोस्ट बिहेवियरिज्म आया और मूल्यों का महत्व स्वीकार कर लिया गया। यह विवाद समाप्त हो गया। माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट, सोल्डर एस बॉलिन, थॉमस सैमुअल कुन, जॉन रॉल्स आदि ने मूल्यों को महत्व देकर राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयरिस मेरियम यंग रॉल्स की प्रसिद्ध कृति द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 को राजनीतिक सिद्धांतों के पुनर्जन्म का प्रतीक मानती हैं। आयरिस मेरियम यंग अमेरिकन नारीवादी और बहुसंस्कृतवादी विचारक हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, 1990 में आती। भिखु पारिक तो 1950 व 1960 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत के पतन या मृत्यु की अवधारणा को स्वीकार ही नहीं करते। माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट, एरिक वोएगलिन राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान में राजनीतिक मसीहावाद या काल्पनिक राजनीति यूटोपियन पॉलिटिक्स को नकार देते हैं। वोएगलिन के अनुसार राज विज्ञान व राजनीति सिद्धांत एक दूसरे से अविभाज्य हैं, एक दूसरे के बिना संभव नहीं। वोएगलिन प्रज्ञानवाद का विरोधी है क्योंकि यह यथार्थ को केवल अपनी दृष्टि से देखता है, अतः वह पूर्ण को समझने में सक्षम नहीं है। वोएगलिन नाजीवाद व साम्यवाद को प्रज्ञानवाद से प्रभावित विचारधारा मानता है। समकालीन दार्शनिकों का विरोध, तो लियो स्ट्रॉस की विरोधी अवधारणा क्या है? पॉजिटिविज्म, ये पॉजिटिविज्म का विरोध करते हैं। कार्ल मार्क्स हिस्टोरिसिज्म का विरोध करता है, सेवाइन जैसे थिंकरों के ऊपर वो आरोप लगाता है। फिर वोएगलिन ये प्रज्ञानवाद का विरोध करता है। वोएगलिन माइकल ऑक्सफोर्ड ये तर्क बुद्धिवाद यानी रैशनलिज्म का विरोध करता है। हर्बर्ट मार्क्यूजे ये पूंजीवाद कैपिटलिज्म का विरोध करता है। इजाया बर्लिन ये नैतिक एकत्ववाद यानी मोरल मोनिज्म का विरोध करते हैं। हेबरमास ये तार्किक प्रत्यक्षवाद व उत्तर आधुनिकतावाद का विरोध करते हैं। तो चलिए यहाँ से ये जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन और पुनरुत्थान की जो कहानी है खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।